नमस्कार। स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि जानते हैं कि स्त्री काल हमेशा से हाशिए की आवाज बनता आया है और इस ही श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक ऐसी फिल्म पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसका एक नई सोच और नई मानसिकता को हमारे सामने रखने की उसने बहुत बेहतरीन कोशिश की है। जब हम हाशिए के समाज की बात करते हैं, साहित्य में दलित साहित्य की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा में अछूत कन्या जो कि 1936 में आई थी, तब से लेकर अब तक हम देखते हैं कि सुजाता, आरक्षण, आर्टिकल 15, सैराट जो कि मराठी में थी, जो हिंदी में भी बनी थी बाद में, जयंती, जय भीम, पार, ऐसी बहुत सी फिल्में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बनी हैं और उन सभी का जो एक हम थीम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दलित समाज की स्थितियों को हमारे सामने वो उसमें उसको रखा जाता है, जिसमें उनका एक आक्रोश दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं उनकी जो एक दयनीय स्थिति है वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं उसमें हमें एक गैर दलित हम बोल सकते हैं, सवर्ण बोल सकते हैं या समाज का वो तबका बोल सकते हैं जो वर्चस्व, जातीय वर्चस्व के साथ हमारे समाज में एक अपनी पहचान रखता है। तो उस फिल्म के कहानीकार हमारे साथ हैं। फिल्म की जो थीम है वो बिल्कुल छोटी सी, मैं एक लाइन में बताऊंगी दोहे में कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी जो वर्ण व्यवस्था हमारी एक एक कल्पना की गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो खैर उस तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन ये जो फिल्म है ये बताना चाहती है कि पद प्रतिष्ठा जो है वो किसी भी जाति वर्ग की मोहताज नहीं, बल्कि ये अब आप किसी व्यक्ति का जो कर्म है, किसी की जो उसकी पद प्रतिष्ठा है, विद्वता है, उसके आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा एक और जो इस फिल्म का महत्वपूर्ण पक्ष है कि दलित चेतना सिर्फ दलितों में नहीं बल्कि सवर्ण जातियों में भी जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हमारा ये जो भारतीय समाज है एक संतुलित समाज नहीं बन पाएगा। तो मैं स्वागत करती हूँ इस कहानी के कहानीकार, फिल्म कहानी का नाम है यश सर। प्रोफेसर अजय नावरिया जी, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे हैं फिल्म के डायरेक्टर और लेखक भी हैं मुदित सिंघल जी। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं फिल्म में तिवारी जी की भूमिका निभाने वाले मुकेश भट्ट जी। लेकिन साथ में हमारे यहाँ पर हैं साथ में सिनेमाटोग्राफर शैलेंद्र साहू जी। हेलो। आप सभी का, हमारे साथ मुकेश भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है। आप सबका बहुत, मैं सबसे आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि एक ऐसा आप लोगों ने चुना कि आज के समय में आसान नहीं था। ये इस विषय को प्रस्तुत करना इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि जब मैं कहानी पढ़ रही थी और उसके बाद जब मैं फिल्म भी देख रही थी तो कुछ ऐसे संवाद और ऐसी कुछ पीछे किसी आवाज में खरखरी आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इसमें ट्रैम्बल हो रही है। हाँ, मैं खुद को भी नहीं क्लियर आ रही है अपनी आवाज। नहीं आ रही आवाज? कुछ साउंड सा हमिंग आ रहा है ज्यादा। मुझे लगता है अगर हाँ अभी ठीक आ रही है। हाँ जी, तो मैं हमारे दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी, बधाई की पात्र तो हैं ही आप सभी, कि हमारी ये जो यस सर फिल्म जो है देश विदेशों में कई फेस्टिवल्स में खूब धूम मचा रही है और काफी तारीफें बटोर रही है। जिसमें मैं पढ़ देती हूँ कि फिल्म सिएटल में आयोजित तस्वीर एशियन फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चली गई, जो कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्मों में से एक है। साथ ही गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2023, साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल 2023, ग्लोबल नेटवर्क 2023, अयोध्या फिल्म फेस्टिवल 2023, येलोस्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, जयपुर फिल्म फेस्टिवल 2024, इसके अलावा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 और 29वें
कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म का सिलेक्शन हुआ है। तो हम अब बात शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं अजय सर जी के पास ही जाना चाहूंगी। अजय नावरिया जी की, अगर प्रोफेसर सर अजय नावरिया जी की बात करें तो दलित लेखन की जब हम बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरी जो अपनी समझ बनी इनका साहित्य पढ़ने के बाद और दलित साहित्य पढ़ने के बाद, कि ये एक अगला चरण जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम अजय जी की पहले की जो कहानियां जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक जो एक आरंभ है, दलित साहित्य ने अपनी आवाज बस अभी उठाना ही आरंभ किया है, उस तरह का साहित्य जिसमें वे अपनी पीड़ा, अपना दर्द और अपनी जो एक अत्याचार है उन सबको बता रहे हैं। लेकिन जब तक हम अजय नावरिया जी की कहानियों को पढ़ना जब शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक दलित वर्ग ऐसा उभर कर आ चुका है जो पढ़ा लिखा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी इस रूप में है कि वो शिक्षा के महत्व को समझ चुका है और शिक्षा के माध्यम से अब वो हमारी संवैधानिक जो सुविधाएं हैं, संविधान ने जो सुविधाएं मिली हैं, उनका लाभ लेते हुए एक अच्छे पदों पर सरकारी संस्थानों में बैठा हुआ है। अब जब अगर हम इनके पात्रों पर नजर डालते हैं तो वो सारे पात्र जो हैं उनके शहरी मध्य वर्ग से ज्यादातर संबंध रखते हैं और कहीं ना कहीं ये पात्र एक अच्छी आर्थिक स्थिति लिए हुए हैं। बावजूद इसके हम उनके पात्रों में जब हम ये देखते हैं कि समाज में एक तबका जिसे हम सवर्ण कह रहे हैं, उनकी दृष्टि में अभी भी कहीं ना कहीं एक हिचक है, या ये कह सकते हैं कि उनको वो एक गरिमा वो अभी उन्हें नहीं मिल पा रही है समाज से, जिनके वो वास्तविक हकदार हैं। प्रोफेसर अजय नावरिया जी जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं और उनके 2 कहानी संग्रह आ चुके हैं, जिसमें एक यस्तर है और एक उनका एक उपन्यास भी आया, उधार के लोग। इसके अतिरिक्त 2013 में उनकी कुछ 7 कहानियों का एक संग्रह, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन कहानियां हैं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और अनक्लेम्ड टेरियन के नाम से वो प्रकाशित है। तो अजय जी, जब हम आपकी इस कहानी के बारे में बात करेंगे तो जब ये कहानी आप लिख रहे थे, इसके अंतर्गत कहानी 2000 जो मैं पढ़ रही थी 2012 में आई थी, तो संभवतः उसके पहले की ही हो सकती है। अंत में जो कहानी है, जब हम देखते हैं कि जो नायक है, तिवारी जी हमारे नायक हैं, वो मतलब रिवर्स हो गया है। इसमें जो एक आपने कहानी में एक RO शब्द का जो इस्तेमाल किया, एक्चुअली मुझे लगता है वो सिर्फ RO नहीं है, उसमें जो रिवर्स ऑस्मोसिव सिस्टम की जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं वो उसके अंतर्गत आ रहा है कि भी किस तरह से वो समाज को शुद्ध करने के लिए RO सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम जो बदल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि, या आपको क्या लगता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो अंत दिया, क्या वो आपके लिए एक आदर्श था उस समय, या वास्तव में ऐसा यथार्थ है कि हमारा समाज, हमारा सवर्ण समाज, हमारा एक वर्चस्व जो है, लोग अपने जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनके विशेष अधिकार हैं, उनको अब त्याग रहे हैं, वो उनको समझ आ रही है कि नहीं, कर्म ज्यादा प्रधान है ना कि वर्ण व्यवस्था। तो आज के संदर्भ में ये कहानी, अगर जब हम यस सर फिल्म में देखते हैं, तो कितना बदलाव आया है हमारे समाज में, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूंगी। मैंने AK-47 नहीं देखी, मगर फिल्म आपने जिस तरह गोलियां चलाई हैं वो लग रहा है जैसे AK-47 से सवालों की गोलियां चली। अब मेरे सामने इतने सारे सवाल हो गए हैं कि मैं ये नहीं पा रहा हूँ कि मैं सवाल का जवाब कहाँ से देना शुरू करूँ, क्योंकि वो जो आपने सवाल पूछे हैं और जो कहानी का विश्लेषण किया है, वो दोनों ही इतने ज़बरदस्त हैं। मैंने विश्लेषण तो खैर इसलिए भी जाहिर है आपने एक बहुत अच्छा पीस उस पर उसका रिव्यू करते हुए, फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा है और मैंने पढ़ा भी, और उसके लिए बहुत साधुवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ रक्षा जी, और स्त्री काल को के मंच को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई संजीव चंदन को मेरी बहुत शुभकामनाएं, और वो आज हमारे साथ जुड़ते तो अच्छा रहता, मगर चलिए किसी वजह से नहीं जुड़ पाए। साथ में मुदित जी हैं, भट्ट जी हैं, साहू जी हैं,
तो अब देखिए मुदित जी का नाम तो मुदित जी ही निकलता, पता नहीं सिंगल जी क्यों नहीं निकलता मेरे मुंह से। वो हाँ, हो जाता है कई बार आपकी जबान पर कुछ चीजें चढ़ जाती हैं। आदत। ऐसे ही हमारे हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हमारी एक ट्रेनिंग हो रही होती है, हम नहीं जानते वो ट्रेनिंग कैसे हो रही होती है। कभी कभी वो चेतन रूप से होती है, कभी अवचेतन रूप से होती है। तो जाति की जो ट्रेनिंग है भारत में, वो दोनों रूपों पर होती है। एक, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो लगभग 4 साल की उम्र, 3 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, हम कोई कोशिश नहीं करते उसको समझने की, मगर हम अपने से बड़ों को कुछ करते हुए देखते हैं और हम उसकी ट्रेनिंग इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस में हमारे वो जाती सब है, कॉन्शियसली। और वो हमारे डूज और डोंट्स को निर्धारित करती है कि हमें क्या करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो जो आपने कहा कि कहानी का यथार्थ में जो कहानी की स्थिति है वो बदली है कि नहीं, हाँ बदली है। उसकी वजह है, देखिए, जो आज से 40 साल पहले स्थिति थी समाज की मानसिकता की, अगर इसको दोनों को जोड़कर कहूँ, सोशल मेंटेलिटी, उसमें दोनों तरफ से बदलाव आया है। एक तरफ से तो वो लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, वो लोग अपलिफ्ट होकर ऊपर आए। तो वो लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि हम में और उन लोगों में जो लोग अपनी श्रेष्ठता का अभिमान करते हैं या दावा करते हैं, हमें कोई बहुत ऐसा फर्क नहीं है जिस जो जो कुदरतन हो। ये एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक ऐसी कृत्रिमता है, बनावट है जो आरोपित की गई है हम पर। और अगर हमें वही अवसर मिलते हैं, वही सुविधाएं मिलती हैं, तो हम भी बेहतर करके दिखा सकते हैं, और ऐसा हुआ फिर समाज में। दूसरी तरफ, अगर उस समाज को, जिसको हम बहुत सारे नामों से उनको भी पुकारते हैं, हम सीधे सीधे कहते हैं जिनके पास विशेषाधिकार थे, जिनके पास सुविधाएं थी, और उन्होंने पास लंबी सुविधाएं थी, बहुत लंबे समय से उन्होंने अच्छा पोषण युक्त खाना खाया है, उनको वो सुविधाएं, वो जगह मिली हैं, तो जिसकी वजह से उनकी एक एक शारीरिक या बौद्धिक बनावट बनी, और उसमें कुछ इजाफे हुए, कुछ बदलाव भी हुए। तो उन्होंने जब शिक्षा, जो हमारी न्यू एजुकेशन, जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, जब उसके साथ वो लोग जुड़े, और उनकी फैमिली में कुछ लोगों ने लगातार, जो कोई एक सदस्य जो हमेशा चलता रहता था अपनी परंपराओं के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज में परंपरा के खिलाफ चलने वाले लोग नहीं थे, शुरू से थे, मगर वो हाशिए पर चले जाते थे, क्योंकि मेजोरिटी उन लोगों की होती थी जो उनको दबा देती थी। अब हुआ ये कि जो नई जनरेशन आई पिछले 30-40 सालों में, उसके अंदर ये वैल्यूज आई, और उसमें से बहुत सारे लोग विदेश भी चले गए। विदेशों में जाने के बाद उन्होंने वो सब खुद झेला जो यहाँ वो दूसरों के साथ करते थे या करते हुए देखते थे। तो अब एक अंदर एक टर्मोइल शुरू हुआ कि नहीं, ये मानवाधिकार तो सबका हक है, हमारा भी हक है तो इनका भी हक है। और यहाँ से वो दो तरफा हुआ, यानी जैसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस कह रहे हैं, है ना, आरओ सिस्टम जो है, उसमें सोसाइटी में वो ऑस्मोसिस शुरू हुआ, और वो जो पानी जिसमें गंदगी मिल गई थी, वो गंदगी रुकने लगी और पानी साफ होकर आने लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी एक तरह से यथार्थवादी है या आदर्शवादी है? ये डिबेट बहुत पुरानी है, हालांकि यथार्थवाद को लेकर बहुत चीजें चली गई। अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जमाना है, और यथार्थवाद को हम अगर याद उसमें अटकेंगे तो वहां चले जाएंगे 1936 में प्रेमचंद जी के पास। तो आज जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसमें जो अस्मिताओं की आवाज, उनके दावे, जो डिफरेंट हमारी जो बहुत सारी ट्राइबल आइडेंटिटीज हैं, ह्यूमन आइडेंटिटी है, और जेंडर को लेकर जैसे हम ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज, वो सब लोग दावे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा लिटरेचर में और सोसाइटी में जो हक मिलना चाहिए था, वाजिब हक, मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते, जो कि दूसरों को मिला है, हमें वंचित किया गया है। तो उन्होंने वो दावे प्रस्तुत किए। अब ये एक
आइडियलिज्म को लेकर या जो रियलिज्म को लेकर जो डिबेट है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, कहानी पर आता हूँ। बहुत खूबसूरत, मतलब तारीफ मुंह पे ही कर रहा हूँ भट्ट जी के, मुकेश भाई के कि वंडरफुल भाई। हमारे मुदित भाई ने तो कमाल ही किया है डायरेक्शन में, मगर अगर वो तो एक टीम वर्क होता है ना। तो मैं जैसे अभी देख रहा था, देखी थी पहले भी देखी थी, फिर दोबारा देखी सदगति पर जो सत्यजीत रे ने 45 मिनट की फिल्म बनाई है, और शतरंज के खिलाड़ी पर 2 घंटे की। तो मैं सोच रहा था कि देखो, अगर फंड हमारे पास होते तो शायद मुदित जी भी जो है उतने ज़्यादा फंड, जितने ज़्यादा फंड शतरंज के खिलाड़ी के लिए मिले, क्योंकि कहानी बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है, और जब उस पर फिल्म बन रही होती है वो बिल्कुल दूसरा माध्यम है, और उसका इम्पैक्ट, उसकी समझ वो दूसरी तरह से होती है। अभी हंस के संपादक और प्रख्यात कथाकार, नाट्य निर्देशक संजय साहे जी से भी बात हो रही थी मेरी इस सब को लेकर। तो उनकी कहानी एक शेषांत पर गौतम घोष जी ने एक फिल्म बनाई थी पतंग, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो उन्होंने भी बताया कि कई बारी जो है वो हम जो कहानी में है वो फिल्म में थोड़े बदलाव के साथ प्रस्तुत करते हैं, करना पड़ता है। शायद उसकी अपनी टेक्निक है, उसकी अपने वजह है। अब जब हम इस कहानी में देखें जो आखिर में हुआ है, वो मुकेश जी ने जिस खूबसूरती से वो दृश्य मतलब मैं इसी को कहते हैं जैसे हम किसी किरदार में उतरना और प्रकाश प्रवेश कहते हैं। तो हाँ, मैं प्रकाश प्रवेश कह रहा हूँ, क्योंकि कहानीकार को भी करना पड़ता है, एक्टर को भी करना पड़ता है। तो मेरे लिए कहानी में कहीं कोई ये लाइन नहीं थी कि ऐसा नहीं होता है। जब हमारा रिश्ता इस बात से जुड़ता है, देखिए इस दुनिया में जो सबसे बड़ा रिश्ता मैं मानता हूँ वो रिश्ता है स्वार्थ का। अगर हमारे स्वार्थ पूरे होते हैं कहीं पर, हमारा रिश्ता हमेशा मधुर रहने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिनों बाद कटु होने वाला है, बस दिन गिनते रहिए कितने दिन में होने वाला है, ठीक। तो जब ये लोग जो इस समाज के लोग हैं, जो जिनको अभी तक उन पदों पर बैठने का मौका ही नहीं मिला था, तो वो लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं थे। देखिए आदमी 2 ही चीजों से खुश होता है, या तो मेरा कोई नुकसान या मुझे लाभ पहुंचाए। भाई भगवान भी तो यही काम करता है। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो किस, या तो कुछ दे दे या है तो छीने मत हमसे, तो जो भी है। तो जब हम उन पदों पर बैठते हैं, तो जब वो जो पात्र है चपरासी के रूप में है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो क्लर्क हो जाए, और एक आदमी जिसको वो पसंद नहीं करता वही उसे क्लर्क बना देता है, और उसके मन में हर वक्त एक ऊहापोह है, एक कश्मकश है। मुझे लग रहा है किसी को अपना माइक को बंद करना पड़ेगा, ये आवाज वापस अजीब ढंग से आ रही है। हाँ, बंद हो गई। अभी बंद हुई। तो ये जो कश्मकश उस पात्र के मन में चल रही है, वो कश्मकश आखिर में जाकर स्वाभाविक रूप से उस पात्र के प्रति, जिसके जो अधिकारी है उसके प्रति एक तरह के पश्चाताप में बदल जाती है कि मैं क्या कर रहा था इतने दिन से इस व्यक्ति के प्रति, और इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितनी सुंदर, जो मेरी मनोवांछित थी, जो मेरी मनोकामना थी, इतनी, जिसको पहले वाले अफसर ने भी पूरा नहीं किया, सिर्फ बातें बना बना के चले गए। इसने जो मुंह का जरूर कड़वा है मगर इसने काम किया है ना। तो ऐसा होना कहानी में मैं नहीं समझता कि वो कोई आदर्शवाद था। वो एक बहुत बहुत सहज अंत है, और सामाजिक जीवन में ऐसा ही होगा अगर कोई घटना घटती है। ये थोड़ा ड्रामेटिक हो सकता है, मगर अवास्तविक नहीं है, और आइडियलिज्म तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। असल में मेरा आदर्श और यथार्थ के साथ जो शब्दों का मेरा था, मैं उसके साथ वाद नहीं जोड़ना चाह रही थी। आदर्श और यथार्थ से मेरा मतलब ये था कि
क्या आपने एक ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि सवर्ण को आगे आना चाहिए, या फिर सच में ऐसा कोई पात्र आपने अपने जीवन के आसपास देखा था जिसको आपने अपनी कहानी में उतारा? देखिए ये थोड़ा सा लेखक, हाँ देखिए पूछने का देखिए शायद लेखक, मेरा तरीका सही नहीं रहा, तो ये मैं नहीं पूछना चाह लेखक, रही थी। नहीं नहीं, लेखक की एक विशफुल थिंकिंग तो होती है, और हम्म। सोसाइटी को लेकर एक ख्वाब भी देखता है, एक तरह का एक छोटा सा ख्वाब, भले ही एक ऐसी दुनिया जो है नहीं मगर बने, उसकी चाहत होती है। हाँ। तो हो सकता है वो कहीं बैक ऑफ द माइंड रहा होगा, मगर ऐसे पात्र बहुत सारे मैंने कार्यालयों में देखे, जिनके पहले जो रवैया था, वो बाद में जब उनको सुविधाएं मिली वो उनकी तरफ से, तो वो हम्म। बहुत एकदम से बदल गया। सोच तो उनको बदली। उनको उनको उन पदों पर बैठाने की जरूरत है जहां से वो दूसरों को फायदे दे सके, नुकसान ना करें। हम्म। नुकसान करने के लिए बिल्कुल। तो ये तो प्रवृत्ति है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी उसी तरफ को जाएगा। मगर जिसकी बिल- प्रवृत्ति ठीक है वो दूसरों का लाभ करे, भले ही वो मर्यादा बना के रखे अपने अफसर होने की, मगर जी। ये तो जी। इसमें विशुअल थिंकिंग भी हो सकती है, एक यूटोपिया भी हो सकता है। मगर अ, अभी भी मैं कहता हूँ कि वो अगर कहीं कुछ आइडियलिज्म था भी तो वो इसलिए था कि कोई विशुअल थिंकिंग रही होगी। जी। ठीक है सर। हमारे साथ फिल्म के निर्देशक जुड़े हुए हैं, मुदित सिंघल जी। इन्होंने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, लेकिन इनका झुकाव मुझे लगता है फिल्मों की तरफ ज्यादा रहा, और अब ये हमारे लिए फिल्में बना रहे हैं। और इसके पहले यस सर फिल्म बनाने से पहले भी ये 2 फिल्म बना चुके हैं। एक का नाम है वर्टेक्स, और जो 2015 में बनाई इन्होंने, 2018 में क्लोजेट बनाई। इसके अलावा इनको एक स्क्रिप्ट राइटिंग प्रतियोगिता में भी इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जो फिल्मों के माध्यम से समाज का एक यथार्थ कह लो, या समाज का एक प्रासंगिक तत्वों को सामने रखना, तथ्यों को सामने रखना, ये इसके लिए इन्होंने फिल्म को चुना। अ, मैं सर अभी जब बात कर रहे थे, अजय जी बात कर रहे थे, तो जब आपने ये फिल्म, मैं ये जानना चाहूंगी कि एक तो ये फिल्म बनाने से पहले आपने ये कहानी पढ़ी होगी, तो हो सकता है आपने और भी कहानियां पढ़ी हो, तो ऐसा क्या लगा कि मुझे इसी कहानी पर फिल्म बनानी चाहिए? दूसरा, मैंने कहानी भी पढ़ी, मैंने सर से स्पेशल कहानी लेकर पढ़ी, तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपने छोड़ दी, और जिसमें जोड़ दुर्गा का कैरेक्टर जो है, जिसमें वो शराब नहीं, लायक राम शराब पीकर कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो कि मुझे लगता है वो, पता नहीं, मतलब मुझे लगता है वो पक्ष भी दिखाना चाहिए था। खैर, तो आप अपना थोड़ा सा मुझे अनुभव बताइए कि ये फिल्म का चुनाव आपने कैसे किया, और क्योंकि एक, जैसा सर ने कहा कि एक साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता, और वो भी एक लघु फिल्म। लघु फिल्म में आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें आपको कहना है, और उसमें दर्शकों को बांधे रखना आसान काम नहीं है, जिसमें जितनी की उसमें इंटेंसिटी होती है, घनत्व जिसे कहते हैं हम, वो होता है, वो उसको बना के रखना एक एक दृश्यों के माध्यम से, एक एक संवादों के माध्यम से बहुत बहुत बातें कह देना। तो ये आपने कैसे किया, और कब आपके विचार में आया, दिमाग में आया कि हम इस पर फिल्म बनाएं? धन्यवाद रक्षा जी, पहले तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड दूसरा आपने जो समीक्षा लिखी है वो मतलब मेरे दिल से अभी तक निकली नहीं है, मतलब वो हमेशा रहेगी, मतलब वो इतनी जबरदस्त समीक्षा है और आपने एक एक डिटेल ऐसी पकड़ी है। यही चाहते हैं, मतलब मैं यही चाहता था कि आपने एक एक सवाल का धन्यवाद। जवाब तो शायद अपने आप ही दे दिया है कि लघु फिल्म में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बातें कहना पड़ता है, और लंबी फिल्म में शायद वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। तो एक तो वही बात थी कि मैंने चुना कैसे, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। मैं एक और किताब पढ़ रहा था एक्चुअली, उसका नाम था लॉटरी ऑफ बर्थ ऑन इनहेरिटेड सोशल इनक्वालिटीज इन इंडिया। नमित अरोड़ा जी की एक किताब है, अंग्रेजी में है, और उन्होंने एक पूरा चैप्टर नावरिया सर पर लिखा हुआ है उस बुक में, क्योंकि उनका
उन्होंने भी कास्ट और इनइक्वालिटीज और इन सब पे बातें की हैं उस बुक में। तो एक चैप्टर अजय नावरिया जी की कहानियों पे ही था, एंड उन्होंने पूरे कलेक्शन की कहानियों का एक तरीके से रिव्यू किया था, बहुत ही संक्षिप्त में। तो वहां से मुझे पता लगा, एक्चुअली मुझे नावरिया जी के बारे में ही उस बुक से पता लगा एक तरीके से। तो मैं भी दलित लिटरेचर जो है अभी मतलब मैंने पढ़ना शुरू किया था, बट मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके बाद जो है मैंने जब नमित अरोड़ा जी की किताब पढ़ी तो उसमें नावरिया जी का जिक्र हुआ और पूरी किताब का जिक्र हुआ, तो मैंने उस किताब को ऑर्डर किया, एंड मैंने उस पूरा कलेक्शन पढ़ा। ये वही कलेक्शन है जो कि एक्चुअली अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है लॉरा ब्रुएक द्वारा, पर अच्छा। मैंने हिंदी में पढ़ा क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ, मैं थिएटर भी करता हूँ, तो मुझे हिंदी पढ़ने में और हिंदी में ही पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इसके कि मैं अंग्रेजी में पढूँ। तो मैंने हिंदी का वो कलेक्शन मंगाया, और उसमें नावरिया जी की स्टोरीज बहुत ही मतलब अ, खूबसूरत भी कहूँगा और बहुत ही डरावनी भी कहूँगा एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारी कहानियों में इतनी ज़्यादा सच्चाई है कि आप पढ़ के दंग रह जाओगे। मतलब इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक स्टोरीज हैं और जितनी दर्दनाक स्टोरीज भी हैं कि दलितों को किस तरीके से विक्टिमाइज किया जाता है और उनको कितना सहना पड़ता है, वो सब कहानियां भी बहुत जबरदस्त हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि वो, और सारी कहानियों में ऐसा नहीं था कि हर कहानी में कहीं ना कहीं स्कोप था उसको फिल्म फिल्म का एक रूप देने के लिए। पर मुझे लगा यस सर, इतनी छोटी सी प्यारी सी कहानी थी, और मेरे दिमाग में जैसे ही मतलब जैसे मैंने जब पढ़ा उसको मैंने, और जैसे ही मैंने उनकी लास्ट लास्ट लाइन पढ़ी कि पानी उतर रहा है धीरे धीरे, वो मुझे धीरे इतनी धीरे। ज्यादा सिंबॉलिक लगी, इतनी ज्यादा बहुत जबरदस्त। डीप लेयर्ड लगी कि मुझे एकदम से उस, सिर्फ मैं ये कहूंगा एक एक लाइन में मैं ये कहूंगा उस लाइन की वजह से मैंने ये फिल्म डिसाइड किया। जब मैंने ये पढ़ा पानी हाँ। उतर रहा है धीरे धीरे, मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया ये फिल्म बना रहा हूँ मैं। मतलब बशर्ते नावारी जी से मैंने तब तक मतलब स्वीकृति नहीं मांगी थी, तब तक मैंने उनसे जिक्र भी नहीं किया था, पर मुझे लग रहा था कि ये फिल्म बनाने लायक है और ये बहुत अच्छी लगेगी शॉर्ट फिल्म में, बिकॉज वही मेरा मेरा पर्पज भी वही था कि बहुत शॉर्ट टाइम में आपने बहुत सारी चीजें, मतलब नावारी जी की कहानी में भी बहुत कम पेजेस में, ये आई थिंक उस कलेक्शन की सबसे छोटी स्टोरी थी, एंड छोटी उतने उतने छोटे समय में भी उन्होंने उतने छोटे स्टोरी में भी काफी सारी बातें कह दी थी, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पानी उतर रहा है धीरे धीरे तो एक सिंबॉलिक लाइन थी ही, और उसके अलावा पूरी स्टोरी इतनी ज्यादा सिंबॉलिक थी कि मुझे लगा कि और सबसे बेहतर बात ये थी कि इतनी लाइट स्टोरी, मतलब इसमें कहीं पे भी किसी की प्रताड़ना नहीं दिखाई गई, किसी को प्रताड़ित होते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ एक माइंडसेट की बात हो रही है, और एक जो रिवर्स हायरार्की वाली बात है, तो बहुत ही फनी सिचुएशन थी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत बहुत ही इजीली रिलेटेबल होगा, बहुत ही इजीली जिसको कंज्यूम कर, मतलब कंज्यूम तो नहीं कहना चाहिए, बट इजीली इसको जनता जो है अगर पब्लिक देखेगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी, एंड उसको उनको मजा भी आएगा देखने में। तो मुझे तभी लगा था कि ये स्टोरी जो है करने लायक है, तभी मैंने इनफैक्ट मैंने गुस्ताखी ये भी की कि मैंने स्क्रिप्ट पहले लिख दी थी इस फिल्म की, और उनसे फिर नावरी जी से मैंने बात बाद में की, एंड उनसे बोला कि मैंने ये गुस्ताखी कर दी है कि मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है इसकी, अब आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो ही, अगर आपकी स्वीकृति है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, नहीं तो नहीं। पर मैंने लिख दिया है अपने, मतलब मैंने अपना काम कर दिया है। तो खैर नावरी जी बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा एक तो मिलनसार हैं, एक डाउन टू अर्थ पर्सन है, और उन्होंने जैसे ये सुना कि ऐसा है, और जैसे मेरे नरेशन सुना उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी, और उन्होंने कहा कि हाँ आप बनाइए बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले तो शुक्रगुजार करूंगा कि नावरी जी ने पहले तो इतनी बढ़िया स्टोरी लिखी है, उसके बाद शुक्रगुजार इस चीज का कि उन्होंने हमें बनाने के लिए परमिशन भी दे दी। दूसरा ये कि जैसे आपने सवाल किया कि हाँ आपने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, एक्चुअली देखा जाए तो छोड़ी नहीं है। लायक राम के बारे में ये बताना कि हाँ वो पियक्कड़ है, पी के रखा होगा, ये एक्चुअली तिवारी जी बोलते हैं, एक डायलॉग है उनका। एंड क्योंकि लघु फिल्म में उतना ही टाइम होता है आपके पास पूरे कैरेक्टर को बताने के लिए, तो हमने वो उतना ही उसमें बता दिया, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो नावरी जी ने लायक राम के बारे में डिस्क्राइब की हैं, वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ सकता था। मतलब फिल्म में एक्शन ज्यादा जरूरी, डिस्क्रिप्शन कम जरूरी होता है, मतलब एटलीस्ट शॉर्ट फिल्म में तो एटलीस्ट, और भी तो इस वजह से। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि लायक राम का वो पियक्कड़पन जो है, वो जो उसका एक मद भरा जो अंदाज है, या जो भी कहना चाहिए कि हाँ उसको एक आजादी मिली हुई है कि हाँ वो पी के कुछ भी कर सकता है, ऑल दैट, हाँ। उसकी एक अलग महत्व, उसका एक अलग महत्व भी है, अलग क्योंकि वो मेरे। भले ही, हाँ भले ही वो शायद नावरी जी ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भले ही वो दलित है,
पर उसको अपनी आज़ादी फ़ील करने का भी मौका मिल रहा है और उसको जितने अपने कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट है उसमें जितना भी मौका मिल रहा है वो कर रहा है। तो वो चीज़ हमने मेंशन कर दी कि हाँ, वो साला पी के बैठा होगा, जो तिवारी जी का एक डायलॉग है। तो हाँ उतने में ही उस लायक राम की भूमिका सेट हो जाती है। लायक राम की भूमिका देखी जाए तो पूरी फ़िल्म में है, भूमिका है, क्योंकि लोग उसी को ढूँढ रहे हैं पर वो मिल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से लायक राम के बारे में हमने कुछ चीज़ मिस नहीं की। एक आध और कैरेक्टर ज़रूर था, एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया था उसमें, तो वो हाँ ज़रूर हमने थोड़ा कट किया क्योंकि वो स्टोरी में कुछ ज़्यादा उसको आगे नहीं बढ़ा रहा था। वो सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन है जो हाँ लायक राम को ढूँढते वक़्त तिवारी जो है उसको मतलब उससे भेंट करते हैं एंड वो बोलती है कि उसको फ़ोन करके देख लो। बट वो चीज़ हमारे हिसाब से, क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने एक ट्रैक इसलिए चेंज किया कि नाली साफ करने का जो पूरा वो था या नाली चोक होने का जो था, उसको हमने एक पैरेलल ट्रैक की तरह शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब तक वो बाद में आता है वो पॉइंट कि पानी ऑफिस में आ गया है, तो वो थोड़ा-सा टेंशन ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उसमें हम लोग वो एक कैरेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते थे। तो इस वजह से वो कैरेक्टर काट गया एंड वो नावरी जी ने भी सही बोला कि लिटरेचर और साहित्य जो है एक अलग माध्यम है और उसी को उसका फिल्म का रूप देना बहुत अलग चीज़ होती है। तो फिल्म में कुछ चीज़ें हम लोगों को बदलनी पड़ती ही हैं। तो होपफुली मैंने आपको अ, जवाब दे दिया। हाँ वो आपकी बात ठीक है। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी। मेरा जो जानने का मकसद ये था कि जो नरोत्तम है, मैंने उसमें लिखा भी है कि नाम नाम भी बड़े महत्व वाले। नरों में जो उत्तम है नरोत्तम है। तो लायक राम जैसे जो पात्र हैं या दुर्गादास जैसे जो पात्र हैं, तीनों ही एक दलित समुदाय से जो है, लेकिन एक शिक्षा के माध्यम से कितने अच्छे पद पर है। दूसरा जो है वो साइड में बिजनेस भी कर रहा है, मतलब अपना जो परंपरागत है। और जो तीसरा है वो उन सुविधाओं का लाभ लेकर कहीं न कहीं मतलब उसका मिसयूज़ कर रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भई कहीं न कहीं उसका भी हिंट आ जाता, तो लेकिन ठीक है, वो लघु कहानी है। आपने जो कहानी की आत्मा है कि सवर्ण की मानसिकता को बदलना चाहिए, तो वो आपने जो बहुत बेहतर ढंग से आपने उसे पकड़ा, तो उसके लिए आप सच में बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ तिवारी जी हैं, राम नारायण तिवारी जी, यानी जो यस सर कहने वाले हमारे जो मुख्य पात्र हैं फिल्म के, मुकेश भट्ट जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं कुछ बातें ज़रूर कहूँगी पहले कि जब हम फ़िल्म का आरंभ ही देखते हैं तो बहुत शुरू में मुदित जी ने पहले ही दृश्य में जो मूल आत्मा है कहानी, उसको बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में, जैसे कहते हैं ना कि भाई सवर्ण को अब मद मतलब अहंकार जो है, प्रिविलेजेस का, विशेष अधिकारों का, उसकी निद्रा से अब उसको जागना होगा। तो जब आप पहला ही सीन देखते हैं जिसमें कि जो किरदार है तिवारी जी का, वो एक एक्चुअली में सपना देख रहा है जिसमें कि जयकारा लगाया जा रहा है, तिवारी जी की जय, तिवारी जी की जय। ये वास्तव में हम समझ रहे हैं कि वर्चस्ववादी जो जाति विशेष है, उसका जयकारा लगाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगले से एकदम से दृश्य में ये आता है कि किस तरह से ये दिखा रहा है कि बदल रहा है, बट उस तरह से अभी बदलाव आया नहीं है। वो कह तो ज़रूर रहा है कि एक बीज से सब जग उपजा, लेकिन जब प्रसाद दे रहा है तो हाथ इतना ऊँचा करके इस तरह से प्रसाद को जैसे प्रेम से देना चाहिए वैसे नहीं दे रहा है, उछाल कर दे रहा है ताकि उसका हाथ उससे छू ना जाए। उसके बाद जो नरोत्तम है, जो एक गाँव का सीधा-साधा गरीब जो है, वो उसके पैरों में पाए लागू उसको बोल रहा है। पाए लागू कहते-कहते अचानक से उसकी आँखों पे चश्मा चढ़ जाता है। जो आँखों पे जो चश्मा चढ़ना है, तो मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरती से आपने सीन को फ़िल्माया है, मतलब। और उस समय जो तिवारी जी के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैरान परेशान करने वाले हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सा उनका एक्सप्रेशंस है, जिसमें फिर वो बाद में तिवारी जी एकदम से सपने से जाग जाते हैं और कमरे के बाहर बैठे हैं, झटके से उठते हैं, अपना सफारी सूट ठीक करते हैं और यस सर कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मुकेश भट्ट जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपके विषय में बताएं तो आप काफी फिल्मों में हम आपको देखते रहे हैं और पहचानते रहे हैं, आपके काम को सराहते रहे हैं। कंपनी,
MS धोनी, अनटोल्ड लव स्टोरी, भूतनाथ रिटर्न्स, दबंग 2, प्रेम रतन धन पायो, ब्लडी डैडी के साथ साथ अभी हाल ही में एक फिल्म आई है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू अक्षय कुमार की, उसमें भी आपके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो यस बॉस के तिवारी जी के रूप में मैं आपको मतलब ये यस कहना चाहूंगी कि बेस्ट रोल है। आप बाकी आप जाने कि आपको अब तक का कौन सा बेस्ट रोल लगा। तो मुकेश जी मुझे ये बताइए कि जब आपको ये रोल सुनाया गया तो आपको इस रोल के लिए क्या चुनौतियां, क्योंकि क्योंकि ये एक जिसे हम इसे कह रहे हैं हल्का फुल्का हंसी मजाक के माध्यम से एक बहुत गंभीर मुद्दे को आपको सामने रखना है। खास करके मुझे आपके 2 सीन बहुत विशेष लगे जिसमें कि एक एक दृश्य जिसमें आप सोचते हैं कहानी में जैसे बताया गया कि भाई इसकी कॉफी में जहर मिला दूं या झूठा ही करके दे दूं, और फिल्म को वो आपको करना है और आपने कर दिया। और उसके बाद जो अंतिम दृश्य है जिसमें आपने एक संवाद बोला है, हाँ उतर रहा है धीरे धीरे, और फिर आप माथे से पसीना पोंछते हैं। तो क्या चुनौतियां रही इस तरह के गंभीर मुद्दे को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि आप तो देखने के बाद आप एक बड़े ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति भी प्रतीत हुए हैं कई जगह, और शायद यही कारण है कि नरोत्तम जी ने आपको प्रमोशन का वो जो है एक लेटर भी थमा दिया अंत में। तो अपने इस अनुभव के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले डॉक्टर रक्षा गीता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शैलेंद्र साहू जी जो हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। संजीव जी जो अभी हैं नहीं, उनको प्रणाम करता हूँ। अजय नवरिया साहब प्रोफेसर हमारे, उनको प्रणाम करता हूँ। उदित सिंघल साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। सर मैं अभी वृंदावन में शूटिंग करके आ रहा हूँ और अभी मुंबई पहुँचा हूँ कल, तो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, आराम से बोलूँगा। जी मैं गर्म पानी पी पी के आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि ठंड लग गई है मेरे चेस्ट में। और जी सरयू नदी के अंदर में नहीं सॉरी, वहाँ कौन सा नदी है, यमुना, यमुना। यमुना के अंदर में, यमुना के अंदर में स्टीमर पे शॉट ले रहे थे, और मैं बहुत पतला कपड़ा पहना हुआ था, और ठंड में पतला कपड़ा पहन के शॉट देखे ना, वो मेरे चेस्ट में ठंडा लग गया, तो जिसने मेरे आवाज़ थोड़ा सा अजीब हो गया बीच में। तो अब आते हैं इस बात पे। देखिए, एज एन एक्टर जैसे चैलेंज जो है ना, बहुत मजा देता है, आपको आनंद देता है। ये कैरेक्टर रियली वैसा ही कुछ था, क्योंकि जैसा मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है, अभी तो वो दूरदर्शन का जमाना नहीं रहा मैडम। अगर आपको याद होगा तो पहले हम लोग पार, नसीर साहब का, ओमपुरी साहब की फिल्में, शबाना आजमी। कई, हाँ, मेसी साहब और ऐसी ऐसी फिल्में जो मतलब आपको मतलब मैं जब अपनी एक्टिंग के बारे में सोचा था, तब ऐसी फिल्मों को देख के बड़ा हुआ था। हमारे पास ज़्यादा सुविधा सुविधा नहीं थी, तो हम दूरदर्शन पे ही देखते थे। तो अब तो वो चीज़ें बंद हो, अब तो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे आ गया, आप अपने घर में ही सब कुछ बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो ऐसी फिल्में हमेशा से चैलेंज रही है करना, और इस कैरेक्टर के साथ ईमानदारी बरतना। आपने मेरे बारे में जितने कैरेक्टर फिल्म बताए, उसमें एक फिल्म जो मुझे एक दो फिल्म जो और भी ज्यादा दिल के करीब है, एक है सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉकेट सिंह। उसमें अच्छा छोटे हाँ लाल मिश्रा का, रॉकेट। उसका नाम रॉकेट। नहीं लिया, वो भी कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। और अजय सर, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बार मैं रात के 4 बजे उनके राइटर के साथ में ऐसे ही 5 गार्डन में टहल रहा था, तो उनके राइटर ने मुझे खामोशी से बात बोली। बोला, हाँ सर बोलिए ना। बोले, यार मैं लिखते समय तो लिख देता हूँ, और जब आपकी एक्टिंग देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये तो कमाल हो गया है। तो जो आप बोल रहे थे ना कि सर तो ये ये है सर कि क्राफ्ट एक रूप आप देते हैं, एक रूप हम देते हैं, और एक डायरेक्टर सर का, मुदीर सर का एक अपना एंगल मुदीत होता जी। है। तो सही। कुल मिला के कोलाज तैयार होता है, जो मैडम रक्षा गीता जी के पास पहुंचता है, जो इतना सुंदर, बहुत सुंदर लिखी है आप। मैं पढ़ के सबसे पहले मुदित को फोन करके बोला कि यार क्या कमाल का, इस लेवल पे तो हमने भी नहीं सोचा था। एनीवे, वो सपने वाला जो सीन था ना मैडम, उसमें पहले सर सोच रहे थे, मुदित सर सोच रहे थे कि हम मारुति वैन आई थिंक, या वैगनार, या कुछ ऐसा। तो हमने कहा सर सपना है, सपना में तो प्लेन आदमी प्लेन चलाता है सर, इसको कुछ बड़ी गाड़ी दो। थोड़ा लगे है चपरासी, लेकिन सोच उसकी बहुत बड़ी है, तो इसलिए वो गाड़ी का यूज किया गया, और मुझे सर ने हाँ कह दिया, और थैंक यू सर।
ये कैरेक्टर मैडम चैलेंजिंग तो वैसे देखा जाए तो क्या है कि चैलेंज का लेयर होता है। आप चैलेंज किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? अब जैसे इस कैरेक्टर में आपको क्या है, समर्पण दिखानी पड़ेगी एज एन एक्टर। डे वन जब हमको मोदी सर ने अप्रोच किया था, तो इन्होंने मुझे एक बात बोली जो मुझे सबसे पहले दिल को टच किया। इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है यार, सर आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दो। इन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, मैं पढ़ा कुछ एक दो जगह पे, शायद एक्चुअली मैं कहीं पे वैसा नहीं था, लेकिन मैं इनको देखना चाहता था, इनसे मिलना चाहता था। हमने कहा सर आ जाओ आप। तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ मुंबई में, मतलब आधा आदमी तो घबरा ही जाए कि इनके पास जाना है यार, कहाँ जाएंगे उधर। लेकिन ये आए चल के मेरे पास, मैं इनको अपनी गाड़ी से ले गया कहीं, हम लोग एक हनुमान मंदिर में बैठ के शांति से पहले वहां पे पूरा स्क्रिप्ट पढ़ी। और विद्यावान गुणियति चातुर कहा जाता है ना, हनुमान जी से ये शुरू हुआ ये खेल। खैर, तो वहां पे इन्होंने जो पढ़ के सुनाया, तो मैं ये जब पढ़ रहे थे तो मैं स्क्रिप्ट नहीं सुन रहा था, मैं इनको देख रहा था, इनके कॉन्फिडेंस को देख रहा था। क्योंकि मैंने बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया है। एक होता है बातें करना, एक होता है बातों को उतार लेना स्क्रीन पे, दो अलग चीजें होती हैं। हो सकता है ज्यादा अच्छा बोलने वाला बहुत अच्छा डायरेक्टर ना हो, बहुत अच्छा बोलने वाला बहुत अच्छा एक्टर ना हो। तो मैं इनको देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया एक समय के बाद कि मोदी सर कर देंगे खेल। मैंने कहा सर मैं आपका एक्टर हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। उसके बाद चीजें बनने लगी, फिर कॉस्ट्यूम का हुआ, और उसके बाद ये जो दो तीन जगह पे हम लोग को थोड़ा सा वैसा था, जैसे वो जो थूकने वाला जो सीन होता है, जिसमें मन में आता है कि यार थूक ही देते हैं इसमें, मतलब तो मतलब हर पानी भी अपने घर से लेके आता है और ऐसा वैसा। तो मैं हम लोग अमूमन क्या है ना, हम लाइफ में चलते फिरते बहुत लोग को देखते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ऐसा ऐसा। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता हूँ चीज़ों को, कि सहेज के रख लेता हूँ कि कभी ऐसा करेक्टर करना पड़ा तो वो इस्तेमाल कर लूंगा। तो मैं अपने लाइफ में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को देखा था, तो मैं मोदी सर को बताया था कि ये उस टाइप के हैं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा। तो वो बोले कि हाँ हाँ सर इसको करिए आप, और फिर हमने किया और अच्छा निकल गया। जो आपने जैसा लिखा उससे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा निकल गया। तो थैंक यू अजय सर, आपको स्क्रिप्ट पहले स्टोरी लिखने के लिए, मुदित सर आपको बनाने के लिए, और अक्षा मैडम आपको इतनी सुंदर इस चीज का विवेचना करने के लिए। आप सबको प्रणाम है। नहीं, मैं बस इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुकेश भट्ट जी का, जिसमें एक्चुअली देखा जाए तो मुझे डायरेक्ट करने की इनको जरूरत पड़ी नहीं। इनफैक्ट इन्होंने और ऐड किया अपनी तरफ से। अगर आप देखेंगे कि वो जो लास्ट वाला सीन है जिसमें ये जनेऊ को अपने कान में लगा के जाते हैं, वो मेरा इनपुट नहीं था, वो मैंने बताया ही नहीं था इनको, इन्होंने अपने आप ही किया। और जब जब किया तो मैंने कहा ओ गॉड, ये इन्होंने क्या कर दिया है, मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज, मतलब काफी चीजों में मुकेश जी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आया, क्योंकि मैं नया हूँ, मैं अपने आप को बोलूंगा मैं बहुत ही नोवाइस हूँ एक तरीके से अभी फिल्म मेकिंग में। थोड़ा बहुत जो मैंने थिएटर में जो किया है और उसका थोड़ा बहुत यूज है, और जो पहले जो फिल्में बनाई है उसमें से थोड़ी सी लर्निंग है, बट इतना ही है मेरा। पर मुकेश जी के का जो एक्सपीरियंस है ना 20, 22, 25 सालों का, वो जो यहाँ पे निखर के आया है, उसमें मुझे देखा जाए तो मैंने डायरेक्ट किया ही नहीं, मैंने बस इनको स्क्रिप्ट सुनाई थी, शुरुआत में थोड़ा बहुत कैरेक्टर के बारे में बताया था बस। उसके बाद जो भी जो जैसे चीजें की हैं जैसे मुकेश जी ने दबी अपने आप दबी जबान में ये जब कहते हैं, जब दबी जबान में कहते हैं कि अपने आप क्यों नहीं कर लेते तो मतलब वो एक हंसी भी आती है, और वो जो मजे की बात है ना कि जो एक हमारे समाज में फैली हुई एक दूसरे के प्रति घृणा है, वो इतने आसान और सहज तरीके से आपने यहाँ पर प्रस्तुत कर दी कि कहीं भी एक दूसरे के मन में किसी को क्रोध नहीं आता कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, जैसे अबे पंडित है या अबे सरदार या कुछ इस तरह से, तो देखने वाले के मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आता। ये सबसे बड़ी भाव नहीं खूबी आता है है। फिल्म की बड़ी खूबी है ये। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आज शैलेंद्र साहू जी हैं। 2020 में एक छत्तीसगढ़िया फिल्म बैला डिला आई थी, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में
देश भर की 5 फिल्मों में जिसका एक चयन हुआ था। बेलाडीला, उसके निर्देशक हमारे साथ हैं, और साथ ही यस सर फिल्म के सिनेमाटोग्राफर शैलेंद्र साहू जी, जो कि जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद उनका जो एक अलग जो एक कलात्मकता है, वो चित्रकला, कविता, पटकथा लेखन और फोटोग्राफी, इन सब से जुड़ी हुई है। और फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में वो कोई 20 साल से प्रयासरत है, और मुझे लगता है कि ये जो हमारे सामने फिल्म आई है, अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म के रूप में आई है। क्योंकि जब भी मैं भी एक्चुअली नहीं जान पा रही थी कि भी एक कैमरामैन का और एक सिनेमाटोग्राफर का क्या अंतर होता है, तो थोड़ा सा पढ़ने नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ बीच में प्रॉब्लम हो रही है शायद से। मैं सुनाई पड़ रही हूँ? हाँ सुनाई दे रही है आप। हाँ, तो खैर मैं ज्यादा नहीं बोलती, मैं शैलेंद्र साहू जी को ही बुलाती हूँ। वही नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं दिख वही नहीं रहे दिख हैं। रहा है। हाँ, शैलेंद्र आप हैं क्या यहाँ पे? वो घूम रहा है बस। हाँ, वो दोबारा ज्वाइन करें। हो सकता है वहाँ कहीं ऐसी जगह हो जहाँ कनेक्शन शायद कुछ तो हाँ शायद कनेक्टिविटी से। की प्रॉब्लम। तो खैर मैं जब तक वे जुड़ते हैं, मैं एक बात बताना चाह रही थी, क्योंकि हम बिल्कुल लेटेस्ट, अगर हम हमारे समाज की आज की बात करें तो अभी शायद 2 या 3 महीने हुए हैं, एक महिला बहुत चर्चा में रही थी। अगर आते हैं तो फिर हम उनसे बात करते हैं। यूट्यूब पर उनका ऑडियो आवाज शैलेंद्र तो जी, आई। चलिए, आप कह रहे थे कुछ 20 से। हाँ, तो एक महिला बहुत चर्चा में रही, जो कि काफी अच्छे पद पर थी, ज्योति मौर्य, शायद आप लोग को शायद याद आए। तो उनके पति जो थे वो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि वो सफाई कर्मी थे, तो उन्होंने झूठ बोला, बावजूद मैं निभा रही थी। तो हाँ, शैलेंद्र जी, मेरी बात बाद में जोड़ दूंगी। आप इस फिल्म से जुड़े हुए, जो मैंने आपका परिचय दिया, तो मेरी आवाज सुन पा रही हैं शैलेंद्र जी? हाँ, मैं माफी चाहूँ, मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी समस्या है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, इंटरनेट की समस्या है जिसकी वजह से मैं सही तरीके से कोई भी बात सुन भी नहीं पाया। और पर मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये जो आपने ये किया जी। और मैं अजय सर का, मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ कॉलेज का, तो प्रणाम सर। और बेहतरीन अभिनेता है सर मुकेश भट्ट सर, तो उनके बारे में क्या कहूँ। और मोदित जी भी कमाल ही इंसान है, बहुत ही कमाल। तो मैं बहुत थोड़े से में बस इतना ही, मतलब मुझे पता नहीं कि क्या बात, मैं इंटरनेट की वजह से पूरी तरह से वो नहीं रह पाया। पर हाँ, मुझे जो याद है कि एक तो मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और जब मुझे मुदित ने ये स्क्रिप्ट भेजी थी तो मैं तो बहुत वो हो गया था कि अच्छा, ये तो अजय सर ने लिखा है, मतलब कि। और मैं विद्यार्थी जीवन से ही हंस का पाठक रहा हूँ, तो मुझे, और मैं सर के राइटिंग से भी परिचित रहा हूँ। तो जब मुदित ने स्क्रिप्ट भेजी तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड था कि चलो अच्छा है कि कोई, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी समाज में और खासकर हिंदी सिनेमा में दलित विमर्श उस तरह से नहीं है जैसे साहित्य में राजेंद्र यादव जी लेके आ गए थे, या हंस पत्रिका के थ्रू काफी टाइम से 90s में ही बातें होने लग गई थी, बहुत अच्छे से बातें हो रही थी, बहसें हो रही थी। लेकिन सिनेमा में अभी भी ये बिल्कुल सिरे से नदारद है। और तमिल सिनेमा में 2012 के बाद पारमजीत जब से आए हैं, उन्होंने एक दलित विमर्श शुरू किया है सिनेमा में, और अभी तमिल सिनेमा में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसको लेके। और हिंदी सिनेमा में अभी तक जो आया है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा हूँ, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, चाहे वो और भी 2-3 फिल्में आई हैं, पर वो बहुत ही उसका पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है उसमें।
लेकिन यस सर जो है कहानी बहुत ही कमाल की कहानी है। और मतलब ये सबसे पहली बात तो ये है कि कहानी के स्तर पे ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और जिस तरीके से मुदित ने इसको अडेप्ट किया है वो बहुत ही स्मार्ट एडेप्टेशन है ना। लगना ज्यादातर होता ये है कि अगर आप किसी कहानी को मंच पे प्रस्तुत कर रहे हैं या सिनेमा में ला रहे हैं तो उसका एडेप्टेशन करते हुए अक्सर लोग चूक करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है। क्योंकि एक साहित्य का जब भी सिनेमा एक अपना एक अलग लैंग्वेज है, विजुअल लैंग्वेज है, ऑडियो विजुअल लैंग्वेज है, तो उसमें थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अगर आपने सही से एडेप्ट नहीं किए तो आप कहानी का आत्मा भी मार देते हैं और जो सिनेमा है वो भी चला जाता है। तो बधाई के पात्र है मुजिब भाई कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एडेप्टेशन किया और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। और मुकेश सर ने बहुत ही कमाल का अभिनय किया जिसकी वजह से और जो आपने थोड़ी देर पहले शायद मैं थोड़ा सा बात में सुन पाया जो आप कह रहे थे कि बेसिकली मुकेश जी ने जो मानवीयकरण किया है ना इस कैरेक्टर का वो बहुत कमाल है कि आप आखिर में फिल्म देखने के बाद भी आपको इस कैरेक्टर से नफरत नहीं होती। आप देख रहे हैं कि आदमी थूकने वाला था उस कप में ना, लेकिन फिर भी आप उस आदमी से नफरत नहीं करते हैं क्योंकि वो उसका जो अप्रोच है वो उसमें उसकी गलती नहीं है। वो शायद पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो एक तरीके से जो आपका ब्रेन वॉश हुआ है और वो एकदम से तो गायब हो नहीं सकता। लेकिन वही है कि उनका जो अभिनय था उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से उसको बहुत ही मानवीय कैरेक्टर बना दिया कि आप उससे रिलेट भी कर पाते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो कर रहा है वो बहुत ही बुरा है, लेकिन ये आदमी बुरा नहीं है। बेसिकली इसके साथ गड़बड़ जो है वो शायद ये ट्रेनिंग इतना पुराना गड़बड़ है कि उसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जी हाँ, ये अच्छा यही मैं भी ऐड करना चाह रहा था कि इस पूरे कहानी में कोई भी किरदार जो है वो मन से वैसे बुरा नहीं है, नेचर वाइज कोई भी बुरा नहीं है। इसीलिए मैं हूँ नरोत्तम देखिए कई सरोज जगह को संकेत मिला है इस बात में, हुँ, हाँ, मतलब नरोत्तम कहानी सरोज में भी भी जो कई है जगह संकेत जी, जी, जी। जी आप तो मैं बताइए। वही कह रहा हाँ, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि कोई भी किरदार बुरा नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग है जो जो तिवारी को वो करने पे आमादा कर रही है तो वो कर रहा है। पर अदरवाइज़ वो कैरेक्टर बुरा नहीं है, अंदर से वो बुरा नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसा कुछ बुरा नहीं कि उसके संस्कार हैं थोड़े बहुत। हाँ, उसके संस्कार हैं जिसे कहानी के अंतर्गत आदत शब्द को कहते हुए बाद में उसे संस्कार के साथ जोड़ा है सर ने, कहानी जब मैं पढ़ रही थी। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि जब उसके हाथ में लेटर आता है तो बड़े खूबसूरत ढंग से पीछे नाटकीय ढंग से घंटी बजती है, तो मेरे मन में एक पल को आया था कि अभी जो है ना नरोत्तम के ऊपर मुकुट आएगा, वो राम जी के कैरेक्टर में उनको दिखाई दे। बढ़िया बढ़िया। कोई बात अच्छा नहीं। आपने मुझे एक चीज़ याद दिला अच्छा दी। ये चीज़ पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? पर मुझे एकदम से मेरे लगा नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। नहीं, कई बार डाइल्यूट हो जाता हाँ, नहीं है। लेकिन मैंने बहुत बहुत जब ज्यादा आपने कॉमिक डिजाइन होने की में भी डाइल्यूट होने शब्द की को अच्छे से आपने गुंजाइश उसको है। चुना, तो उसमें मैं भी ये पूछना चाह रही थी कि जो तिवारी जी ने जो संवाद बोला उस समय कि आप जुग जुग जियो, आप भगवान राम के जैसे हो, तो मैंने इसको समझा इस रूप में कि क्या ये हृदय परिवर्तन झटके में हुआ? तो शायद मुझे लगता है कि नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि वो भले ही राम बोल रहा है, तो क्या राम राज्य की संकल्पना से इस चेंज को हम मान सकते हैं क्या? क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत में जिस तरह का माहौल है, आप देख रहे हैं, तो जो एक राम राज्य की जो संकल्पना है, क्या ये अंत जो है उससे हमें जोड़ रहा है, जोड़ पा रहा है? अजय जी और फिर बाद में मुदित जी। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। ऐसा ना तो कहानी में इस तरह का कोई हम्म, मैसेज गया है और ना मैं समझता हूँ फिल्म में उस तरह का कोई हिंट या उस तरह की कोई चीज़ बनाई गई हो बिल्कुल। डायरेक्टर की तरफ से जो जो राम राज्य वाली जो उस फ्रेम में जा रही है। असल में इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो राम है वो भारत के वो एक धर्म विशेष के हम्म, करोड़ों लोगों के मन में बसा हुआ है।
बसे हुए हैं, अगर यूं कहें, नाम, राम का नाम बसा हुआ, तो वो इतना सहज और स्वाभाविक है कि आप सोच भी नहीं पाते। और कितने भी विरोध और अंतर द्वंद के बावजूद कई बार राम शब्द मुंह से निकलता है। और अगर ऐसा विरोध होता तो कबीर और रैदास राम का नाम ना लेते, सबसे पहले तो वही ले रहे हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी तो बाद में आए रामचरितमानस के माध्यम से, मगर कबीर जो राम का और रैदास के यहाँ है। तो मीरा का प्रसिद्ध भजन आप देखें कि जो राम रतन धन पाए, तो राम आप रतन धन। ऐसा नहीं है, ये हमारी हमारी इंडियन साइक में है। और इसको उससे जोड़ना, मतलब ये दूसरी तरह की, मुझे लगता है एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे भी मैंने भी ऐसा ही इसको लगता है। परिस्थिति जन्य जो अनुकूलन है कि एडेप्टेशन, कि आप परिवेश को अब उस तरह से स्वीकार करने के लिए अब आपको अपने आप को बदलना होगा। और वो एक दिन की भी बात नहीं है, एक पूरा समझ लीजिए कि वो कितने समय से उसके लिए अपशब्द सोच रहा है, बोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन का एक जो, जिसे हमने कहा कि वो एक अच्छा, वो कहता है कि मैंने कभी काम में कभी कोई कमी कोताही नहीं की है, तो वो अपने काम के प्रति रक्षा जी, समर्पित है, ईमानदार है। रक्षा तो जी, इसे एक झटके एक का बात हृदय कहना परिवर्तन चाहूँ। नहीं कह सकते। रक्षा जी, मैं एक बात जी कहना जी चाहूँ। पता नहीं जी मेरी जी जी। आवाज आप पहुंच रही कि नहीं आ पहुंच रही है सर, आ रही रही है है। ना। देखिए, एज ए स्टोरी राइटर या एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान के तौर पर भी जो मैं महसूस करता हूँ, और ये सभी लोग संवेदनशील, मतलब मेरे सामने जो चारों लोग हैं और जागरूक लोग हैं, इन सबको कहने की बात नहीं है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी रॉ हैं, मगर वो जो रॉ नहीं है और जो अभी बीच में आ गए हैं, हम नहीं जानते कब किसके मन में किस बात का इतना सघन प्रभाव पड़ जाता है कि उसी क्षण में बदलाव शुरू हो जाता है। तो हो बिल्कुल, सकता है कि बदलाव की प्रक्रिया पहले से चल रही हो, मगर वो क्षण पहले आता से है चल। कि वो क्षण ऐसा आता है कि जब वो एकदम से उस सब पुरानी चीज को छोड़ देता है और एक एक तरह के पश्चाताप से, हाँ, एक नए बोध से, भावबोध से भर जाता है। एक नई सोच पैदा हो जाती है। ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत फिल्मी या नाटकीय ढंग से ऐसा होता है। क्या आपने बुद्ध और अंगुलीमाल का नहीं सुना? क्या बिल्कुल ऐसे लोग नहीं हुए हैं कि जो बदल गए एकदम से? बिल्कुल। तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो पहले तक एक व्यवहार करते रहे थे, अचानक वो पाते हैं और वो सोचते हैं कि हम अब तक क्या कर रहे थे। और ये चाहे जेंडर पर हो, जो कि अभी आप बोल भी रही थी ज्योति मौर्य के केस को लेकर, चाहे जेंडर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, और तमाम बहुत सारे आधार हैं जिनके ऊपर हम गैर बराबरी करते हैं, और एक दिन हम अचानक पाते हैं कि हाँ, ये सब गलत है। तो वो ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पहले मन में शुरू हो जाता है, और कब हो जाएगा इसका कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो केस को मैं इसीलिए बोल रही थी कि भाई किस तरह से एक मतलब, क्योंकि यहाँ पर नाली जो चौक हुई है उसको साफ करने की जो बात हो रही है, और वहां पर वो जो सफाई कर्मी है, तो इस इस बात को जब वो कहता है काम में कैसी शर्म, तिवारी जी कह रहे काम में कैसी शर्म, तो हमारा देश अभी इस चीज को लेकर तैयार शायद मुझे लगता नहीं है कि भी काम में उसको शर्म आती है। काम के भी एक वर्ग अभी भी कहीं ना कहीं जैसे अगर हम देखते हैं कि खबरें सुनते हैं कि समाज में एक स्कूल का बच्चा जब पानी पीने बैठता है, क्योंकि मैं पानी की जो बात हम कर रहे थे कि भी ठाकुर का कुआं से लेकर प्रेमचंद की कहानी से लेकर हम बाद में ठाकुर का कुआं कविता की बात करते हैं, और उसके बाद हमारे एक बड़े नेता विधानसभा में खड़े होकर वो कविता को सुनाते भी हैं, और उसके बाद वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भाई हम जब तक अपनी प्रवृत्ति को चेंज नहीं करेंगे तब तक समाज में बदलाव होने वाला नहीं है। तो उस लिहाज से जब यस सर कहानी के अंतर्गत जो बात कही गई है वो एक नेता जब कहता है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हाँ, प्रेमचंद की बात सार्थक हुई है कि आज जो मशाल जो है, साहित्य की जो मशाल है, उसको राजनीति पकड़ रही है, और ये बहुत, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं, मैं सहमत अगर नहीं हूँ। नहीं, अच्छा राजनीति ठीक है। आगे चल रही है, आज भी राजनीति आगे चल रही है और समाज पीछे चल रहा है।
मैं तो इस बात से मतलब बात के रुख को मैं उस तरफ मोड़ता हूँ, फिल्म की तरफ को। आपकी बात को थोड़ा रयान था। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं मुझे स्वीकार करने में जरा भी मुदित भाई, और मैं आपसे कह रहा हूँ, मुकेश भाई से भी कह रहा हूँ, मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ जब मैंने देखी फिल्म और मैंने देखा कि मुकेश भट्ट जी इस जो है इसके लीडिंग रोल में है। मैंने कहा इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ ये जो चीज है, ये रिमार्क, मतलब इसको रेखांकित करने की जरूरत है कि एक बिल्कुल व्यक्ति चाहता तो उसके लिए मना कर सकते थे। एक नए डायरेक्टर हैं, उनके लिए मना करना कोई मुश्किल नहीं है कि वो उनको कह दें कि नहीं भाई मेरे तो 10 जगह व्यस्तता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और कहीं कोई वो बुरे भी नहीं बन रहे क्योंकि व्यस्तता तो है, मगर वो उसको स्वीकार कर दें। यहाँ से मैं कहता हूँ, यहाँ से शुरू होता है चेंज, कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया ये जानते हुए भी कि मुश्किल काम है। तो ये होता है बिल्कुल बदलाव का होना। तो ये बिल्कुल मैं जैसे इसलिए कि बोल रहा हूँ, ये इस बात को इसलिए हाँ बोलना पड़ रहा है कि आपने पूछा ना कि क्या ये संभव है, आइडियलिस्टिक है ये, अब देखिए आपके सामने है। आइडियलिस्टिक नहीं है, ये हाँ रियलिज्म। जैसे अभी बस सर ने पार फिल्म की बात की थी, मुकेश जी ने पार फिल्म की बात की थी। आपको याद होगा कि पार फिल्म में जो नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी है, दोनों मुस्लिम हैं, और लेकिन वो उनको जो काम मिला हाँ, है किस तरह से हाँ सुअर वो को बहुत नदी कठिन था पार वो। कराने का, और वो करवा रहे हैं, क्योंकि अभिनेता की भी तो कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसका काम सिर्फ अपना अभिनय से अपने आप को प्रस्तुत करना है बस। तो ये बहुत नहीं मगर महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ से जोड़ी। ये सब पर लागू नहीं होता है। वो अभिनेता कर सकता है जो उससे उबरना चाहता है, नहीं उबर तो उबर अभिनेता के पास 10 बहाने हैं कि वो उसको छोड़ सकते बिल्कुल, हैं। अब जैसे मुदित जी तभी वो ना बड़े चाहते कलाकार होते, हैं, और मुकेश नहीं जी को मैं उन्हीं मुदित जी कैटेगरी न में रख चाहते रही हूँ। होते इस विषय पर फिल्म बनाना, तो उनको उनको कौन सी चीज थी जो ये इतनी इतनी मैंने फोर्स कर रही थी, इतना अंदर से उनके उद्वेलन हो रहा था इस बात को लेकर कि उन्होंने बाकायदा पहले लिख लिया पूरा, और मुझसे कह रहे हैं कि मैं तो लिख चुका हूँ, आप मुझे उसकी अनुमति देते हैं, बिल्कुल मुझे खुशी होगी। तो ये कौन से दबाव थे? ये वही दबाव है जो पिछले भीतरी 20 अपनी 30 साल इच्छा। में, हाँ ये सोसाइटी में जो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवार में जो बदलाव आते हैं, उनका भी बहुत, अपब्रिंगिंग का बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मुझे लगता है। अभी इसलिए फिल्म जी मुदित जी आप कुछ मुझे कह रहे हैं। मुझे मैं एक सीन और हाँ याद आ रहा है मुकेश भाई का, हाँ वो जी, जिसमें हाँ जो बताइए। वो उससे उससे वो बात करते हैं और दुर्गा दास दुर्गा दास की सिगरेट मांगते हैं, जिसमें, हाँ और वो जैसे ही वो सिगरेट जब पूछता बताता है है वो कि यार किसकी वो है। सुअर बेचकर जो है हाँ वो उसके वो आया, तो एकदम से हाथ से जो उनका वो पूरा चेहरे पर वो हंसते हुए आया, मैंने कहा बहुत परेशान हो जाते हैं। मार्वलेस, सच में बहुत मार्वलेस, मतलब एकदम से वो जब झैप उनके चेहरे पर आएगी, मैंने कहा ये तो मेरे मेरे लिखे को जैसे कमाल। कहते हैं ना जीवंत करना एकदम। तो मुझे लगा कि सच में हो गया होगा। उसमें बहुत उसमें जो आपने शब्द लिखे हैं, वो शब्द इन्होंने सार्थक किए अपने अभिनय में, अच्छी है ये कहानी में जो साकार। लिखे हैं शब्द। बिल्कुल डॉक्टर रक्षा गीता जी, अजय सर, मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, मैं बहुत स्मॉल टाउन मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं ऐसी ही फिल्मों को देख के बड़ा हुआ। और फनेश्वर नाथ रेणु या फिर मुंशी प्रेमचंद जी, या ऐसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये सब जो चीजें हैं, जो एक, और उसमें एक एक्टर चाहिए, एक परफॉर्मर चाहिए जो उसको और जीवंत बना दे। अंधेर नगरी चौपट राजा इससे जस्ट एक कहानी है, लेकिन उसका अगर परफॉर्म अगर ढंग से कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी बात कह जाती है अंधेर नगरी चौपट राजा। और उसके लिए वैसे कलाकार चाहिए जो उसको उतने सहज भाव से, सहज, वो एक्चुअली बहुत निम्न स्तर के जनता की फिल्म है, सबसे जो सही मतलब सही, बहुत बहुत बड़ा मजदूरी करते हैं। हाँ, हाँ हाँ, उनके लिए है फिल्म। उसमें एक टमाटर वाला है, सब्जी वाला है, ऐसा है, टके से भाजी, टके जो भी है, आई डोंट नो, मुझे उतना याद नहीं, बहुत पहले की बात है। बट ये कहानी हमेशा से आईना रहा है समाज का, और उसको प्रस्तुत सामने रखने के लिए एक कलाकार की जरूरत होती है। मोदी सर ने मुझे चांस दिया, मैंने किया, मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैंने कुछ अच्छा ही कर दिया है। और
थैंक यू आप सबका कि आप लोग को मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा। धन्यवाद है आप सबको। नहीं नहीं, सच में हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। पैसा तो था ही नहीं इसमें, ये तो इन्वॉल्व पैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए हर चीज ये तो नहीं, पैसे जस्ट समाज कुछ में काम एक जो कमिटमेंट संदेश से गया बहुत बेहतर कमिटमेंट। गया है। हाँ मुझे लगता है ये कहानी जो है, जो लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी, वापस मैंने उसमें लिखा भी है कि ये कहानी अभी फिल्म तो हमें आने वाले समय में उपलब्ध होगी जब होगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई वो एक अभी जगह जगह फेस्टिवल्स में जा रही है तो वो सबके लिए उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन हम कहानी पढ़ सकते हैं। अजय सर की कहानी आप पढ़िए और आपको समझ आएगा कि एक दलित विमर्श को वो एक नए ढंग से हमारे सामने रख रहे हैं। वो दलित विमर्श सिर्फ दलित विमर्श है, क्योंकि दलित जहाँ रह रहा है वो पूरा एक समाज है और वो पूरा समाज एक समाज होना चाह रहा है। दो जिसे हमने 3-4 भागों में बांट रखा है, अलग-अलग वर्गों में बांट रखा है, किस तरह से उसे एक होना है, क्योंकि मैं अगर बदल गई हूँ और सामने वाला नहीं बदला तो फर्क नहीं आने वाला है। उसमें इतना आसान नहीं है वो फर्क आना। आप सोचते रह जाइए कि भाई मैं तो बदल गया, मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन जब तक सामने वाला एक्सेप्ट उसकी जो एक जैसे एक आप एक पढ़ने लिखने के बाद एक उच्च पद पर बैठने के बाद जब आपको कोई हिकारत से देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में हीन भावना ना चाहते हुए भी आ जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि मुझ में और इसमें कहाँ क्या कमी है, क्यों मैं ये मुझे वो उस तरह का वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीजें आ जाती हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं आनी चाहिए। और मैं ये कह रहा जी। हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ, हम जितना अंदर से ठोस होंगे, अगर हम खुद से खाली होंगे तो हम किसी भी धक्के से टूट जाएंगे। एक छोटा सा धक्का ही हमें पिचका देगा। मगर अगर हम ठोस हैं और हमारे भाव में ये बात नहीं है कि हम किसी से किसी भी तरह से कम है, हमें कोई नीचे नहीं दिखा सकता, लाख कोशिश कर ले, मैं आपको बता रहा बिल्कुल हूँ। तो इसलिए ये जो अपना अपनी सोच है, अपना मनोबल है, उसको हमेशा ठीक रखना चाहिए। और अपने को कमतर समझते हैं हम, तो हम को कोई भी कमतर महसूस करवा देगा। करवा सकता है, हाँ करवा सकता है। बिल्कुल ठीक है। वही वही मेरे ख्याल है, इस पूरी कहानी का जो उद्देश्य था या मत जिस तरह से स्ट्रक्चर हाँ किया गया था, यही इसी वजह से था कि आपको उस समाज को एक अच्छी पोजीशन में दिखाना है। एंड क्या, और वो क्या हाँ कर सकता है उस पोजीशन में रह के, उसकी भी आप देख लीजिए ना। मतलब उस पोजीशन में रह के उसने एक्चुअली देखा जाए तो ब्राह्मणों का उद्धार ही कर दिया, क्योंकि उसके उसने एक मन में प्रमुख कोई ऐसा नहीं है कि उसके मन में कोई भी आप भावना नहीं है। नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, बड़ा संयमित सा चरित्र है, अपना कम बोलने बिल्कुल वाला, बिल्कुल। काम हाँ से काम रखने हाँ वाला, और लेकिन साथ साथ सबको ऑब्जर्व करने वाला भी कि भाई ये व्यक्ति एग्जैक्टली। काम कर रहा है, मुझे इसको तरक्की देनी और है। और दूसरी तरफ वो मानसिकता थी जो कि मिश्रा जी की कह लीजिए या इनकी कह लीजिए, तिवारी की, कि ये मानसिकता थी कि ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में तो पास नहीं हुआ, या हालांकि बोलते नहीं है, ये मैंने अवॉइड भी किया कि रिजर्वेशन से आए हैं, क्योंकि हो सकता है वो रिजर्वेशन से नहीं आया हो, पर आपकी मानसिकता ये होती है हाँ कि नहीं नहीं, क्योंकि ये एक दलित जाति से है तो हो सकता है ये अपना इसका कोई मेरिट नहीं है। तो एक मेरिट का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ पे, वो भी बहुत ही गलत है। तो एक वो मानसिकता थी, पर वही है कि इस मानसिकता को चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। एंड यही चीज स्टोरी में भी बताई गई कि क्योंकि मतलब वो आप सीन देख लीजिए, जब वो उसको प्रमोशन लेटर भी मिल जाता है और उसके बाद पानी आ जाता है, तो भी वो एकदम से अग्री नहीं होता है। उसके बाद वो पहले दुर्गादास को फोन लगाता है, क्योंकि दुर्गादास भी है तो वाल्मीकि, हो सकता है वो भी कर देगा। तो वही कर एकदम से चेंज नहीं है। तो ये भी एक इस चीज को दर्शाता है कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये लेयर्ड है, इतना लेयर्ड है। और जो हमारी जो मानसिकता है, ये इतनी हजारों सालों से हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कि मसल मेमोरी की तरह हो गई है, पता कि भी हम नहीं लोग लगता। एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। हाँ, सब आपको सब पता भी नहीं लगेगा। जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड शब्द का इस्तेमाल अजय सर ने अपनी कहानी करेक्ट। संक्रमण में किया है, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, वो हमें खुद को नहीं पता लगता कि भाई हम क्या, हमारे व्यवहार में आ जाता है, हमें खुद को नहीं पता लग पाता है। जी, ये अभी तो बिल्कुल ठीक कह रहे करता है, पर धीरे 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 उतरता है, अब एकदम से और नहीं उतरता, दूसरा क्योंकि दूसरा ये मतलब। हाँ नहीं, आप कुछ जी कह जी, रहे थे। नवरे जी आप बोलिए। नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ कि जो आखिरी वाक्य है जिसने जिसने बहुत उनको प्रभावित किया और मैंने एक तरह से उस दिशा में फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। अ, ये कोई प्रतिशोधात्मक नहीं है, रिवेंजफुल नहीं था नहीं है। ये। हाँ, नहीं नहीं नहीं,
उसका कई जगह नेगेटिव कनोटेशन जाता है कि वो पानी उतर रहा है, मतलब वो उस व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा है। नहीं, ये असल में उस पूरी जो शोषणकारी, मानसिकता। हाँ, उस शोषणकारी मानसिकता जो जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो इंसान होने को नकारती है, उसका पानी उतर रहा है असल में। उसके बाद पानी, हाँ, बिल्कुल। तो ये पानी उतरना जो है, जैसा शुरू में ही कहा था मोदी जी ने कि इसमें बहुत लेयर्स हैं, वो हर जगह उसको अगर आप ना करेंगे, मतलब एक तो सीधा ये है कि यार इसने तो बड़ा अटैक कर दिया ये कहकर राइटर ने, मगर जब उसको दूसरा पर्सपेक्टिव से आप उसे देखें तो पाएंगे कि नहीं, ये एक टेंडेंसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें हमें अगर हम बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं तो हमारी मानसिकता भी शुद्र नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मानसिकता भी शुद्र होगी तो उसका असर भी वैसा ही दूसरे पर पड़ने वाला है, क्योंकि हम ऐसा नहीं, बहुत कुशल नहीं है कि दूसरा हमें पकड़ नहीं लेगा। हाँ, वो भी उतना ही समझदार लोग हैं जो उस दुनिया में घूम रहे हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे कि इसने अटैक किया है। ये तो आपकी भावना जैसी होगी वो वैसे ही संप्रेषित हो जाती है फिर उसमें। जी, तो हमारे कार्यक्रम का समय भी हम 10 मिनट आगे चले जा चुके हैं। तो अगर आपको छोटी-छोटी कुछ टिप्पणी देनी है तो 1-1 मिनट की आप दे सकते हो, नहीं तो फिर मैं कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी बस अपनी तरफ से जो मेरी समझ है वो देना चाहूँगी। आप अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताना चाह रहे हैं तो? मुकेश जी से शुरू करें, वही अच्छा, मुकेश मैं अभिनेता। हाँ, जी, जी। मैं सिंपल से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एज़ एन एक्टर मुझे ऐसे कैरेक्टर में बहुत मज़ा आता है, चैलेंज आता है। अगर किसी भी डायरेक्टर के पास या किसी भी राइटर के पास अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोई और एक्टर को नहीं ले पा रहा है, तो मेरे पास आ सकता है। मैं उनके साथ लिए काम करूँगा। बिकॉज़ ऐसी बहुत कहानी, ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए और समाज में बहुत आनी बढ़िया, चाहिए। मैं बिल्कुल। अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूँगा और मैं यही आपके चैनल के बहुत माध्यम अच्छी से बात कहना चाहता और इससे बेहतर क्या होगा? हूँ। जी, मुकुट जी। बहुत बहुत प्रशंसा। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ये बहुत ही मतलब एक तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जब आपने एग्री किया, क्योंकि मैं मतलब फ्रैंकली सोचें, जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे तो मैं मेरा एक ही नाम था मेरे दिमाग में इस कैरेक्टर के लिए, और मुकेश जी का था। और जब मुकेश जी ने हाँ कर दी तो मैं मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक्चुअली। बाकी फिल्म बनाना फिर आसान हो गया। तो एक तो वो था। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे रक्षा जी ने अपनी समीक्षा में भी काफी कुछ लिखा है कि पानी का हर जगह जो वर्णन हो रहा है या पानी जिस तरह सिंबॉलिक है, वो सब भी चीजें हैं। तो वही मानसिकता की ही बात हो रही है। तो मानसिकता में हमें बदलाव लेके आना पड़ेगा इस तरह की फिल्मों में। और एक जो एक पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे शैलेंद्र जी बोल रहे थे, अभी वो है नहीं किसी वजह से, तो शैलेंद्र जी ये बोल रहे थे कि काफी सारी फिल्में बन रही हैं और काफी सारी फिल्मों का जो एक पर्सपेक्टिव होता है या जो एक पॉलिटिक्स होता है ना, वो बहुत गलत है। तो इस मामले में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें उस तरह की फिल्में दिखानी चाहिए जहाँ पे आप प्रताड़ना से ज्यादा उस दलित समाज को या दलित कैरेक्टर को एक ऐसी पोजीशन में दिखाओ जो जहाँ की वो थोड़ा पावरफुल हो, पॉजिटिव rather than सकारात्मक इसमें। सकारात्मक एक उसका एक चित्रण हो, ताकि हुँ, हमको दिखे कि उस सकारात्मक चित्रण में या उस तरह की सिचुएशन में वो आदमी या वो औरत क्या कर सकता है। हुँ, तो बिल्कुल। वो दिखाना बहुत जरूरी है, इसीलिए पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है। अब आर्टिकल 15 में देखिए तो पर्सपेक्टिव का ये प्रॉब्लम है हाँ, कि भले ही वो बात वो कर रहा है सही, पर है तो वो अपर कास्ट थी ना, जो कि एक्चुअली अनुभव सिन्हा जी ने अपनी दूसरी फिल्म में चेंज किया। जो भीड़ करके उनकी एक फिल्म आई थी, जी हाँ, उसमें जो मेन कैरेक्टर है राजकुमार राव ने जो किया है, हाँ, तो राजकुमार राव ने वही कैरेक्टर जो है एक दलित की तरह किया है, एक तरीके से वही पुलिस इंस्पेक्टर है, पर वो दलित है। तो उसके दिमाग में क्या बिल्कुल। तो वो एक पॉलिटिक्स का वो एक पर्सपेक्टिव का एक चेंज होता है। तो आई हुँ, थिंक ये पर्सपेक्टिव अगर रख के चलेंगे ना तो हम लोग बहुत अच्छी कहानियां सुना देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दलित कहानियां ही होंगी, तो कहानियां बहुत अच्छी होंगी। हुँ, तो बस ये कि हमारा भी यही प्रयास था इस कहानी को चूज करने का। एक 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 उद्देश्य मतलब एक जो रीजन था, एक कारण था, वो और ये भी था कि इसमें वो एक रोल रिवर्सल हो चुका है। एंड उसमें एक दलित जो है ऑफिसर है जो एंड ब्राह्मण जो है चपरासी है, उनके बीच की जो इक्वेशन है, ये दिखाना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो इस वजह से भी एक कारण था। बट
मेन कारण तो वही था कि हाँ, जो लेयर थी उसमें पानी की और पानी उतर रहा है धीरे धीरे की, वही चीज दिखानी थी। मानसिकता चेंज हो रही है, बदलाव है, बदलाव हो रहा है, पर बहुत धीरे धीरे हो रहा है, पर वो ऐसे ही होगा। एक तो भीमराव अंबेडकर साहब ने भी यही बोला था कि ये मानसिकता चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस बिल्कुल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर मतलब आपने जो एक समीक्षा लिखी है उसमें आपने एक तरीके से हमारे पूरी फिल्म का जो एक बस डिकंस्ट्रक्शन होता है वो किया। पर वही है, वही वही शब्द है, वही हम लोग एक्चुअली चाह भी रहे थे कि वही यही जनता को देखने को मिले। एंड होपफुली आपकी समीक्षा के थ्रू और जैसे फेस्टिवल जिस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जनता देखे और हम लोग मानसिकता में थोड़ा भी बदलाव ला सकें, हमारा बस ये प्रयास हमारे लिए सफल हो जाएगा। थैंक यू। देखिए प्रोफेसर अजय। मैं तो मुदित जी का बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत एक ऐसी ऐसी बात को बड़े सहजता से अभी कह दिया कि सिर्फ प्रताड़ना अगर आप अपनी कहानियों में या अपने अपने उस फिल्म का विषय बनाते हैं तो या उन्हीं को चुनते हैं तो ये तो रिपीटिशन होता है भाई, पार में हो चुका, सदगति में हो चुका, तो आखिर आप आगे बढ़ते हैं। तो वो जो उन्होंने कहा कि कई प्रताड़ना हो गया, होता है, हो रहा है, अगर उसके आगे भी कुछ हुआ है कि नहीं, तो वो जो दूसरा पक्ष उस है पक्ष को भी उस रखता है। तो जाहिर है कि कहानी में एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है, चीजें बिल्कुल उलट हो गई हैं और उसको बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने फिल्म में दिखाया। सिनेमा जब ये होता है वैसे, जब हम पहले भी फिल्में देखते रहे, बहुत सारी फिल्में देखी, मगर जब हमारी कहानी पर फिल्म बनी तो हमने जरा ध्यान से देखा, वो एक आपका अपना अनुभव होता है। तो लगा कि यार ये कितना सशक्त माध्यम होता है कि कहानी कहानी एक 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 सीमा तक पहुंचेगी, कुछ लोगों तक पहुंचती है बहुत कम, मगर जो सिनेमा होता है वास्तव में वो दृश्य माध्यम है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल है। तो जो सत्यजीत रे भी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं होती कई बार डायलॉग की भी, सिनेमा अपने सीन से ही वो काम कर देता है जो मतलब बहुत सारे शब्द नहीं कर पाते। एक वो सीन जैसे मतलब आप लोग फिल्म के हैं तो मैं देख रहा हूँ जैसे वो जो ख्वाब की सीक्वेंस, मतलब ड्रीम सीक्वेंस बनाई है, कहानी में नहीं है मगर आपने उसके लिए सोचा और उसने उस कहानी की के कंट्राडिक्शन को कितना इंटेंस कर दिया कि वो कहानी एक नई कहानी के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। तो ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक टीम वर्क, क्योंकि मैं जो दूसरा धन्यवाद जो है मैं मुकेश जी का करना चाहता हूँ, मुकेश भट्ट जी का। उन्होंने जिस खूबसूरती से, जिस संवेदनशीलता से, जिस इंटेंसिटी से, देखिए हम अगर किसी में इन्वॉल्व होते हैं, जब कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं और उसकी इंटेंसिटी ये तय करती है कि वो देखने वाला उससे प्रभावित होगा कि नहीं। मतलब उसको देखते वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए या क्रोध आक्रोश हो या नमी आ जाए, एक्टर सफल हो गया, उसने काम कर दिया अपना जो करना था। तो ये जो चीज है, जब मैं फिल्म देख रहा था, ऐसे नहीं कि मेरी फिल्म की मेरी कहानी की पर फिल्म बनी इसलिए मैं बहुत उससे आह्लादित हो रहा हूँ, नहीं, आपका कमिटमेंट देखकर मुझे ज्यादा खुशी हुई। कहानी पर तो बहुत सारे और भी रिव्यू मुझे बहुत पहले मिल चुके हैं, मगर सिनेमा में एक वो मेरी चीज नहीं रही है, वो तो आपकी हो गई, आप लोगों की हो गई। तो आप सबका बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का हम बहुत सबकी है। धन्यवाद। अब ये अब आप हम मैं और तुम में बात ही नहीं कर सकते इस फिल्म के बारे में। अब ये फिल्म सबकी है। रक्षा गीता जी ने भी इस ठीक है, फिल्म की जो समीक्षा की है उसमें ये ये हम भी सबकी ज्यादा फिल्म है। मैं अब मैं कभी भी जिसको भी बताता हूँ, मैं ये नहीं बताता कि ये मेरी फिल्म है, मैं हमेशा बताता हूँ ये हमारी फिल्म है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फिल्म है। एक तो जो जिन लोगों ने इस पे काम किया है और जिन लोगों ने इसको देखा भी है उनकी भी फिल्म है, और रक्षा गीता जी जिस तरह से समीक्षा की है साहू उसमें ये जी हैं सबकी फिल्म। सबकी है। और बहुत सारे लोग उसमें जो शामिल हुए हैं, हम लोग उन सबका भी धन्यवाद करते हैं। जो कुछ लोग तो कैमरे के सामने होते हैं मगर उसके कई गुना ज्यादा लोग उसके पीछे होते हैं, तो उन सबका सहयोग होता है और उस सबका मिला जुला एक पूंजीभूत रूप हमारे सामने दिखाई देता है फिल्म में।
तो आपके चैनल के माध्यम से इन सबका बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। आखिर में यही कहूँगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अक्सर जब हम दलित साहित्य, दलित विमर्श की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पक्ष जो है वो ये बोलता है कि हम तो ऐसे नहीं हैं, जो गैर दलित है या सवर्ण है, वो कहते हैं कि हम पर क्यों इस तरह से तोहमत लगाई जा रही है, उनका पक्ष नहीं सामने आ पा रहा है। और हमारे भी हम देखते हैं कि समाज में जैसा कि तिवारी जी जैसे बहुत लोग हैं हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दलित साहित्य की जब बातें होती है तो वो पक्ष उभर कर नहीं आ पाता। वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उभर कर नहीं आ पाता, रेखांकित नहीं हो पाता। और ये फिल्म जो है उसी चीज को रेखांकित कर रही है। और जो समाज में एक संतुलन बनाने का जो एक उपक्रम है, मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बेहतरीन ढंग से हमारे सामने रख रही है। और ये बहुत जरूरी था कि दोनों पक्षों के जो पूर्वाग्रह हैं, जो इस कहानी में समाप्त होते दिख रहे हैं, जिसे मुदित जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया है कि कोई किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रख रहा है। तो इस लिहाज से मैं कहूंगी कि भाई पूरी टीम बधाई की पात्र है। और आप सभी ने हमारे इस चैनल पर अपना समय दिया और इस कहानी पर, क्योंकि जब मैंने ये फिल्म देखी, जब मैं अक्सर सर की पोस्ट देखती थी यस सर के बारे में, तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि मैं ये फिल्म देखना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से मैं कुछ लिखती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैंने देखी, तो मुझे बहुत लगा कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कहानी पढ़ना चाह रही थी, कहानी पढ़ी, कहानी भी उतनी ही जबरदस्त और उससे कहीं जबरदस्त फिल्म। दोनों में कौन बेहतर है ये डिसाइड करना आसान काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि फिल्म जब बनती है तो कई बार तुलना करने लग जाते हैं, कहानी बेहतर या फिल्म बेहतर, या फिल्म फ्लॉप भी कई बार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोनों ही अपने आप में बहुत बेहतर है। तो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं स्त्रीकाल मंच को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना समय हमें दिया और हम अपनी बात रख सके। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।